नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और चूंकि जिस बात का इंतजार पिछले 3 दिन से लगातार किया जा रहा था, जब से दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और ये जंबो सूची है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अलग अलग राज्यों में अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के नाम भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा देश की कई महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ की जिन 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, उसमें सिर्फ 2 सांसदों को फिर से टिकट दिया गया, जिसमें दुर्ग से विजय बघेल मैदान में फिर से उतारे गए हैं। राजनांदगांव से वर्तमान सांसद संतोष पांडे एक बार फिर से मैदान में होंगे। तो कुल मिलाकर ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में 25 में कुल मिलाकर 29 सीटें, 29 में से 24 सीटों पर अभी नामों का ऐलान हो गया है। और 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी नामों का ऐलान होना बाकी है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें विदिशा से एक बार मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लेते हैं सीटों की। सबसे पहले बात करते हैं दुर्ग लोकसभा सीट की। दुर्ग से विजय बघेल को मैदान में उतारा गया है। एक एक करके आपको नाम भी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडे को मैदान में उतारा गया है, एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया गया है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। ये चौंकाने वाला नाम है। हालांकि दावेदारों की लिस्ट में कई और नाम भी चल रहे थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की दावेदारी भी यहां पर प्रमुख थी। सबसे वरिष्ठ विधायक की स्थिति में अभी हैं, सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें पार्टी ने अब सांसद के लिए टिकट दिया है। बिलासपुर से तोखन साहू को टिकट दिया गया है। चूंकि अरुण साहू यहां से इससे पहले सांसद थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा और अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर से किस चेहरे को मैदान में उतारे, इन सब के बीच में अब तोखन साहू को यहां पर मैदान में उतारा गया है, जो कि उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। जांजगीर से कमलेश जांगड़े को टिकट दिया गया, महिला उम्मीदवार हैं और इससे पहले कमला देवी पाटले वहां से चुनाव जीत कर आई थी, उनको भी यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। टिकट उन्होंने विधानसभा के चुनाव पर टिकट लड़ा, उसके बाद जीते भी। और इसके बाद यहां से अब इधर से कोरबा की बात करते हैं। कोरबा से सरोज पांडे को मैदान में उतारा गया है। सरोज पांडे इससे पहले दुर्ग लोकसभा सीट से लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं और सरोज पांडे को उतारा गया है इसलिए क्योंकि कोरबा में अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर ज्योत्सना महंत सांसद हैं और चूंकि डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी हैं, इस लिहाज से उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है और यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वही एक बार फिर से मैदान में होंगे। लिहाजा एक महिला चेहरे को उतारा गया है, ब्राह्मण चेहरे को उतारा गया है, सरोज पांडे को। ऐसे में यहाँ की जंग भी बड़ी दिलचस्प होगी। रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ से राठिया समाज को टिकट दिया गया, लेकिन एक नए चेहरे राधेश्याम राठिया को इस बार मैदान में उतारा गया है। एक मैसेज भी दिया है, चूंकि इससे पहले सत्यानंद राठिया की तरफ से दावेदारी यहां पे लगातार की जा रही थी। और रायगढ़ सीट इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनके लिए भी महत्वपूर्ण सीट है। सरगुजा सीट से चौंकाते हुए चिंतामणि महाराज को दिया। चौंकाने वाला नाम इसलिए नहीं है, हालांकि चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और ऐसे में उनको यहां से मैदान में उतारा गया है। एक मैसेज भी दिया है, आदिवासी समाज का प्रमुख चेहरा है। बस्तर की बात करें, बस्तर से महेश कश्यप को टिकट दिया गया है और यहां से दिनेश कश्यप की दावेदारी भी थी। और साथ ही कांकेर की बात करें, कांकेर से भोजराज नाग को मैदान में उतारा गया है और भोजराज नाग अंतागढ़ क्षेत्र से आते हैं और चूंकि विक्रम उसेंडी भी उसी क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा कहीं न कहीं उस तमाम चीज़ों को मैनेज करने के मकसद से भी भोजराज नाग को मैदान में उतारा गया। इससे पहले अंतागढ़ से ये विधायक भी रह चुके हैं। और जांजगीर सीट जो है, जांजगीर का हमने जिक्र भी किया, जहां से कमलेश जांगड़े के रूप में एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर 11 सीटों पर 2 महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं। सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार हम चूंकि सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, जो 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, वो कौन किस किस को उम्मीदवार बनाया गया उस पर बात करें। अब मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सूची की बात करें, मध्य प्रदेश में जिनको उम्मीदवार बनाया गया है उसमें विदिशा सबसे महत्वपूर्ण। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही वो ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर आपके सामने हो, जब एक एक नाम हम मध्य प्रदेश के भी आपके सामने रखें। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान विदिशा से मैदान में उतारे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री
और जब इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तभी इस बात के कयास थे कि क्या नई जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान अब विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है। और जो तीसरा नाम है वो बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। चूंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन ऐसे में उनको यहां से मैदान में उतारा गया। उनकी दावेदारी ग्वालियर सीट से को भी देखने को मिल रही थी, लेकिन सबके बीच गुना से मैदान में उतरेंगे। खजुराहो से वीडी शर्मा एक बार फिर से सांसद होंगे। वीडी शर्मा इस वक्त भी खजुराहो से ही सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में है और उनको एक बार फिर से सीट पर उतारा गया। मंडला से एक बार फिर वही चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा गया है। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मंडला से एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में होंगे। शहडोल से हिमाद्री सिंह को मैदान में उतारा गया है। रीवा से जनार्दन मिश्र। कुल मिलाकर ये तमाम वो नाम हैं जो लगातार IBC 24 ने आपको दावेदारों के रूप में पहले भी दिखाए थे। मंदसौर की बात करें, मंदसौर से सुधीर गुप्ता को टिकट दिया गया है। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इससे पहले महापौर भी रह चुके हैं और प्रमुख दावेदारों में वो शामिल थे, उनको मैदान में उतारा गया है। भिंड की बात करें, भिंड में संध्या राय को मैदान में उतारा गया है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक को उम्मीदवार बनाया गया है। राहुल लोधी दमोह से इनको मैदान में उतारा गया है। सतना से गणेश सिंह एक बार फिर से होंगे। इससे पहले भी वहीं के सांसद थे वर्तमान में, लेकिन इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गणेश सिंह को टिकट दे दिया गया। हालांकि इस तरह के कयास थे कि क्या इनका टिकट कटेगा, लेकिन सतना से गणेश सिंह के नाम पर एक बार फिर से पार्टी ने मोहर लगाई है। सागर की बात करें, सागर से लता वानखेड़े मैदान में होंगी। बैतूल से दुर्गादास उइके, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी और इसी तरह से राजगढ़ की बात करें, राजगढ़ से रोडमल नागर को मैदान में उतारा गया है। रतलाम सीट की बात करें, यहां से अनीता चौहान मैदान में होंगी। इसी तरह से खरगोन की बात करें, खरगोन से गजेंद्र पटेल को मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर जो 29 में से 24 सीटों पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा गया है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा और सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से जबलपुर की बात करें, जबलपुर से आशीष दुबे को दावेदारी के रूप में, यहाँ पर एक प्रमुख दावेदार के रूप में मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से देवास से महेंद्र सोलंकी उम्मीदवार होंगे। तो कुल मिलाकर हम जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की 29 में से 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कमोबेश यही फॉर्मूला इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के दौरान भी, जब तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को मिला। और इसी फॉर्मूले पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चलती नजर आ रही है। चूंकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। देश में जो बड़े चेहरे हैं उसका जिक्र भी आपके सामने कर लें। वाराणसी से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैदान में होंगे। अरुणाचल प्रदेश से मंत्री किरण रिजिजू को टिकट में दिया गया है। गुना सीट से हमने जैसा जिक्र बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में होंगे। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल असम की महत्वपूर्ण सीट है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान की बीकानेर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से भूपेंद्र यादव, इन्हें अलवर सीट से उतारा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें जोधपुर से टिकट दिया गया है। ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें कोटा से मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से राजनाथ सिंह लखनऊ से मैदान में होंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर से ताल ठोकती नजर आएंगी और क्या अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी तरह से मनसुख मांडविया को पोरबंदर सीट से उतारा गया है। निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से मैदान में एक बार फिर से होंगे। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर, हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। पिछली बार इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से मैदान में होंगी। रवि किशन एक बार फिर से गोरखपुर सीट से ही चुनाव मैदान में होंगे। दिनेश
नरेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से एक बार फिर से टिकट दिया गया। वर्तमान में इसी सीट से ये सांसद भी हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का प्रमुख गढ़ है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई थी निरहुआ के जरिए, तो एक बार फिर से यहां पर उनको मैदान में उतारा गया है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन नामों का ऐलान किया गया है उसके ऊपर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। इस खास कार्यक्रम के जरिए जानने समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें छत्तीसगढ़ में मैदान में उतारा है और जिन्हें मध्य प्रदेश में मैदान में उतारा है, क्या सोचकर, किस रणनीति के साथ में उनको मैदान में उतारा है, कितनी मजबूत उनकी दावेदारी रहने वाली है, तमाम अलग अलग फैक्टर्स पर बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त निहारिका शर्मा जुड़ रही हैं जो कि इंदौर से हमारे साथ में हैं, साथ ही राजेश राज हमारे साथ में रायपुर से जुड़ रहे हैं, नरेश मिश्र जगदलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ में होंगे और नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ में है। सबसे पहले राजेश राज का रुख करते हैं रायपुर से। राजेश, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया। इन सब के बीच में हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी भी यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी एक एक सीट पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समीकरणों को ध्यान में रखकर यह नाम का ऐलान किया गया। राजेश, सबसे पहले आपसे, बृजमोहन अग्रवाल दावेदारी थी, कई और नेताओं की दावेदारी भी थी और ऐसे में सबसे वरिष्ठ विधायक को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उतारने का फैसला किया है। किस तरह से अभी रिएक्शंस मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम निश्चित रूप से चौंकाता है क्योंकि काफी लंबे समय तक वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और 90 से लगातार वो विधायक है, मंत्री हैं और जब उनको टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो निश्चित रूप से उसका निर्भर करेंगे और पार्टी ने अगर उनको मौका दिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके ही दिया है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से चूंकि जनाधार काफी बड़ा है रायपुर में और जीतने की प्रबल संभावना है, तो ये मान करके चला जाए कि प्रदेश के कद्दावर नेता की केंद्रीय राजनीति में शुरुआत कह सकते हैं और उस लिहाज से उनको एक नई जर्नी के तौर पे देखा जा सकता है क्योंकि काफी वरिष्ठ है और संगठनात्मक अनुभव उनका काफी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव की रणनीति जो 15 साल रमन सिंह के काल में रहे उसमें चाणक्य कहा जाता था कि चाहे जितने भी चुनावी मैनेजमेंट वो किए वो सब में लगभग जीत दर्ज की है, तो इस लिहाज से काफी बड़ा फिगर है और लोकसभा के नाते लोकसभा के तौर पे अब वो केंद्रीय चुनाव में या केंद्रीय राजनीति में एक मुकाम बनाने की हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो आप जिक्र कर रहे थे सरगुजा से चिंतामणि महाराज का, आपने कहा भी कि काफी चौंकाने वाला नाम है, कांग्रेस की तरफ से आए, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के ही कद्दावर नेता थे। इसके पहले वो संस्कृति भाजपा शासनकाल में संस्कृति बोर्ड के चेयरमैन थे और वहां से गुरु गाहिरा समाज से बिलोंग करते हैं, उसी परिवार के, उसी वंशज से हैं और बहुत बड़ा जनाधार है सरगुजा में। और ये बताया गया कि जब वो छोड़ करके गए बीजेपी तो उसी समय 14 की 14 सीटों का नुकसान हुआ था और ठीक इस चुनाव से जब वो लौट करके बीजेपी में आए तो देखिए कि क्लीन स्वीप कर दिया सरगुजा में बीजेपी ने। तो एक कह सकते हैं कि उसके प्रभाव, उनके प्रभाव का बीजेपी ने देखा प्रभाव और इस लिहाज से उनको फिर से एक मौका दिया गया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सरगुजा से चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा गया है। कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा है। इस वक्त वर्तमान में विधानसभा की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा भी है। वरुण जी, जानना चाहेंगे आपसे कि हम जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर अगर रायपुर सीट का जिक्र करें तो रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत मिली उसके बाद एक नए चेहरे को सीएम बनाया गया, एक आदिवासी चेहरे को सीएम बनाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सबसे वरिष्ठ मंत्री के रूप में इस वक्त जिनका पास ओहदा है वो है बृजमोहन अग्रवाल। 7 से 8 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें अब सांसद के रूप में यहां से मैदान में उतारना, टिकट देना, इसको किस रणनीति के तहत देखा जाए? देखिए, इसका सबसे पहला टेक अवे तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने आप को पूरी तरह से नया कर चुकी है और जो कुछ भी रह गया होगा उसको भी नया किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा 2023 के चुनाव में जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए तमाम नाम चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा। उनको ससम्मान अच्छी पोजीशन के साथ पार्टी इस्तेमाल करेगी। जैसे डॉक्टर रमन सिंह साहब को उन्होंने जो है स्पीकर बना दिया और अब दूसरे जो कद्दावर नेता थे, अभी वर्तमान में वरिष्ठतम जो है साय मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, तो अब उनको भी जो है केंद्र की राजनीति में ले जाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल 90 से लगातार जीतते आ रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुंदरलाल पटवा की सरकार जब पहली बार यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक साथ हुआ करता था, जब सरकार बनी थी, तब से वो विधायक बनते आ रहे हैं। 34 साल से वो विधायक। जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। नरेश मिश्र के पास चलते हैं। बस्तर में हमारे सहयोगी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, चूंकि महेश कश्यप वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। नरेश, ओवर टू, ये बताइए, बात कीजिए।
पर पहुंचाने वाली पार्टी। और मैं छोटा सा गांव में, छोटा सा परिवार में रहने के बाद भी मुझे भारतीय जनता पार्टी उसी योग्य समझा और मुझे सांसद जैसा प्रत्याशी के रूप में चयनित करके बस्तर लोकसभा जी। आप कई अलग अलग मोर्चों में भी सक्रिय रहे और हाल के दिनों में जिस तरह से धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर रहे, तो क्या ये एक बड़ी वजह रही और आपको लगता है कि इसकी बहुत सख्त जरूरत थी? बस्तर जैसे इलाके में ये अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण का। देखिए, धर्मांतरण बस्तर के लिए अभिश्राप ही मानना चाहिए। जो बस्तर सदियों से अंग्रेजों मुगलों से सुरक्षित रहा, वो बस्तर को आज कुछ पिछले 40 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा राजनीतिक संरक्षण में जिस प्रकार के धर्मांतरण के कारण में गांव के गांव दो हिस्से में बंट रहा था, भाई से भाई लड़ाई आपस में हो रहा था। और इसके लिए सिर्फ मेरा बड़ा कोई योगदान नहीं है, मैं गिलहरी के थोड़ा सा योगदान जरूर होगा, लेकिन बस्तर के सभी जनता, सभी जनजाति समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग उसका विरोध किए। और आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा के माध्यम से प्रावधान को रोका जा रहा है, क्योंकि हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया, हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत, उसी के आधार पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी सरकार अभी कानून भी बनाने वाली है। इसलिए बस्तर में जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, जिसके चलते बस्तर का जो शांति व्यवस्था बिगड़ रहा है, तो उसको बस्तर से कानूनी तरीके से रोका जाएगा। ये हमारे सरकार का दृढ़ संकल्प है। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे आपके चुनाव के दौरान? देखिए, बस्तर में तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो 60-70 वर्ष के आज़ादी के बाद आज 70 वर्ष के बाद हमारे यहाँ बस्तर में अगर आज लाइट मिला है, रोड मिला है, सड़क मिला है, बिजली मिला है, पानी मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी का देन है। और आज छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। और कांग्रेस ने पिछले शुरू में 3 साल और बीच में 5 साल के अंदर जिस प्रकार से बस्तर को, जिस प्रकार से पिछले 70 वर्ष के जो आज़ादी के पहले जिस प्रकार से ठीक उसी प्रकार पीछे धकेलने का कोशिश किया, उसको फिर से आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और बस्तर छत्तीसगढ़ को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको सींचने का भी हम प्रयास करेंगे। सांसद दीपक बैज हैं और हो सकता है मुकाबले में आपके वो भी रहे, उनकी टिकट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन वो सांसद है, संभावित है वही लड़ेंगे। देखिए, दीपक बैज अपने आप में आरा हुआ है और दीपक बैज हमको कोई चुनौती नहीं है। वही दीपक बैज है जो बस्तर की संस्कृति परंपरा को तोड़ने का काम करने वाले, और उनको वही दीपक बैज है हमारी जो बस्तर के व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास उनका योगदान रहा है, जिसके चलते आज उनको उसी क्षेत्र के लोग विधानसभा से उसको हरा दिए, लोकसभा में हराएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है और बस्तर से कांग्रेस मुक्त होगा। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। ये महेश कश्यप जी हैं, अपने समर्थकों के साथ संतेश्वरी मंदिर में पहुंचे हैं और उनका कहना है कि धर्मांतरण अहम मुद्दा है बस्तर के लिए। लंबे समय से उन्होंने इसके दिशा में काम भी किया और आने वाले समय में इसके लिए कानूनी तौर पर भी प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अगर उनके मुकाबले दीपक बैज होते हैं तो वो उन्हें चुनौती नहीं मानते। कैमरामैन सोमेश के साथ। चलिए, तो नरेश की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी इस वक्त बस्तर से जुड़ेंगे भी और उनसे खास तौर पर इस सीट पर बात भी करेंगे कि महेश कश्यप को यहां से मैदान में उतारा गया है। वरुण, इस पर भी बात आगे करेंगे आपसे कि महेश कश्यप, जैसे कि अभी नरेश भी बात कर रहे थे कि धर्मांतरण को लेकर बहुत मुखर रहे हैं और धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विधानसभा चुनाव में बहुत मुखरता से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, जिसकी वजह से बस्तर में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और यही वजह है कि ऐसे चेहरे को इस बार यहां से मैदान में उतारा गया। और ये बस्तर सीट वो है जहां से पिछली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। दीपक बैज यहां से वर्तमान में सांसद हैं। ऐसे में 2 सीट जो प्रदेश की है वो है कोरबा और बस्तर, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ में मैदान में उतरेगी, ये तय सी बात है। बहरहाल हम हमारे संवाददाताओं का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में विजेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं, विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, आशीष दुबे को यहां से मैदान में उतारा गया है जबलपुर में। पहले तो इनके बारे में जरा बताइए दर्शकों को कि क्यों इनकी दावेदारी इतनी मजबूत थी यहां से, और अगर इन्हें मैदान में उतारा गया है तो किन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए, किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया है? बिल्कुल हितेश, जब मौजूदा जो सांसद थे लगातार 4 बार से राकेश सिंह, उनको चुनाव मैदान में विधानसभा में जब बीजेपी ने उतारा था तब ये साफ था कि जबलपुर से कोई नया चेहरा लोकसभा सीट के लिए पार्टी देगी और वैसा ही किया है। लेकिन आशीष दुबे के अगर नाम की हम बात करते हैं, उनकी कैंडिडेचर की बात करते हैं, तो पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मुख्यतः 3 फैक्टर्स हैं जिस पर फिट आशीष दुबे बैठते हैं। पहली बात तो यह है कि वो युवा चेहरा है,
पार्टी का, महज 53 साल के हैं और युवा मोर्चा की सियासत से आगे बढ़ते हुए वो संगठन के माहिर माने जाते हैं। पहली बात तो यही है कि युवा चेहरा है, युवाओं का एक बड़ा साथ उनके साथ है। दूसरी बात है वो कृषक परिवार से आते हैं। तो जबलपुर जो है मुख्यतः कृषि प्रधान एक जिला है, संसदीय क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में कृषक वोटर्स हैं, यहाँ पर ग्रामीण आबादी है, तो कृषक चेहरा यहाँ पर उन्हें माना जा सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि वो एक पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। सन 1982 और उसके बाद 80 की बात करें तो 80 में मुंदर शर्मा और 82 में बाबूराव परांजपे के बाद, जो कि मराठी ब्राह्मण थे, उसके बाद से इतने अरसे बाद पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को संसदीय चुनाव में यहाँ उतारा है। तो आशीष दुबे न सिर्फ युवा चेहरा, संगठन के माहिर, कृषक परिवार से आने वाले और ब्राह्मण चेहरा, तो हम कहें कि ये मल्टीपल जो इक्वेशंस हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं साधा है और साथ ही साथ सहज और सरल स्वभाव के वो माने जाते हैं। ज़मीनी स्तर से वो उठे हुए हैं। जिला ग्रामीण अध्यक्ष वो लगातार 2 कार्यकाल जबलपुर में रहे, उसके बाद फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री की भूमिका संभाल रहे थे। हालांकि इससे पहले कई बार ये जिक्र आया कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दी जा सकती है, लेकिन हर बार पैनल में नाम होने के बाद उनका नाम कटा। लेकिन उनने संयम जो है या धैर्य जो है वो लगातार बनाए रखा, कभी भी पार्टी के विरोध में या अपनी दावेदारी को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की। तो ये जो तमाम इक्वेशंस है उनके फेवर में गए हैं। हालांकि हितेश, कुछ चुनौतियाँ जो हम कह सकते हैं वो आ रही हैं। आशीष दुबे जो हैं वो जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये बीजेपी के एक प्रत्याशी के तौर पर दावेदार माने जा रहे थे। और मौजूदा जो वहाँ से विधायक हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अजय विश्नोई ने एक ट्वीट किया है। मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि वो अगर दिखा पाएँ तो ये ट्वीट जो है अपने आप में कई गहरे मायने भी कहता है और बीजेपी की एक तरह से आने वाले समय में चुनौतियों को भी बयां करता है। वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर, अजय विश्नोई अभी जो इन्होंने ट्वीट किया वो कह रहे हैं कि आशीष दुबे ने जो उनका विधानसभा का चुनाव था उनके खिलाफ काम किया था। हालांकि ये बात अब उन्हें भूलनी होगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये एक्सपोज करने का मतलब क्या है? अजय विश्नोई सीधे तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी ओर से कुल मिलाकर विजेंद्र, चुनाव जो है वो नाम ही चुनौतियों का है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है और कई जगह हम देख रहे हैं कि प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ जश्न मनाया जा रहा है, जमकर आतिशबाजी हो रही है। अभी तो मुख्य चुनौती सामने है चुनाव लड़ने की, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन मैदान में होंगे, बहुत सारे समीकरण हैं। आपके ही अपनी पार्टी के बहुत सारे दावेदार हैं, उनकी नाराजगी को भी आपको दूर करना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के इन उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान आज हुआ है, इनके पास थोड़ा ज्यादा वक्त होगा, क्योंकि इनका नामों का ऐलान पहले कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यही फॉर्मूला विधानसभा के दौरान भी अपनाया था। बहरहाल हम चूंकि एक एक करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीटों पर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो वरुण, हमने जो अभी बात की थी उसमें अभी राजेश राज ने भी खासतौर पर चिंतामणि महाराज का जिक्र किया। अब चिंतामणि महाराज को सरगुजा सीट से मैदान में उतारना, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस छोड़कर फिर वो बीजेपी चले गए। अब जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस की 14 के 14 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही सरगुजा की, और गहिरा गुरु से के परिवार से संबंधित भी हैं। ऐसे में उनको यहां से मैदान में उतारना, क्या मैसेज दिया है पार्टी ने जनता को भी और कांग्रेस पार्टी को भी? पार्टी ने चिंतामणि महाराज को उतार करके ये बहुत साफ करने की कोशिश की है कि दूसरी पार्टियों से अगर भाजपा में कोई आता है तो उसका सम्मान बरकरार रहेगा। जैसा कि पिछले दिनों एक हवा बनाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने कि लिस्ट जारी की थी कितने लोग कांग्रेस से भाजपा में जा चुके हैं और वो कांग्रेस में क्या थे और भाजपा में क्या है। तो इसको भांपते हुए भाजपा ने समय रहते चिंतामणि महाराज के जरिए देशभर में ये मैसेज दिया है। चिंतामणि महाराज अकेले नहीं है, भुवनेश्वर कलिता की तरफ से भी एक उम्मीदवार असम में उन्होंने कांग्रेस से आए हुए भुवनेश्वर कलिता के रिश्तेदार को वहां पर असम से चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की है इन कुछ टिकटों के जरिए कि देश में भाजपा में अगर कोई भाजपा में आता है दूसरी पार्टियों से तो उसको सम्मान दिया जाएगी। पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, सरगुजा एक ऐसी ट्राइबल टेरिटरी है जहां पर गुरु परंपरा के जनजाति समाज के लोग रहते हैं।
ट्राइबल टेरिटरी में गुरु परंपरा वाले जो समाज होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन होते हैं। सरगुजा में उनका डोमिनेशन है, गहिरा गुरु संप्रदाय से वो आते हैं, गहिरा गुरु के नाम से वहाँ पर विश्वविद्यालय भी है, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चिंतामणि महाराज इस मामले में भी थोड़े से आगे थे। दूसरी बात, चिंतामणि महाराज के एक भाई हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, जनजातीय समाज के लोगों के उत्थान के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो चिंतामणि महाराज को आप सिर्फ ये ना सोचिए कि वो एक गहिरा गुरु परंपरा से हैं, गहिरा गुरु के वंशज हैं, बल्कि वो समाज में ऐसी स्वीकार्यता वहाँ पर हासिल कर चुके हैं, समाज के बीच में वहाँ पर उनकी पैठ है। किसी वजह से राजनीतिक कारणों से वो भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा और फिर भाजपा आ चुके हैं, ये अलग विषय है। दूसरी बात कि सरगुजा का जो इक्वेशन है, सरगुजा में अगर एसटी के अलावा कोई ओबीसी सबसे ज्यादा है तो वो है राजवाड़े। तो राजवाड़े समाज के ऑलरेडी लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्री बना रखा है, तो वहां के जो इक्वेशन है बहुत ही सधे हुए इक्वेशन है। चिंतामणि महाराज को एक तरह से बहुत ही सेफ सीट से उतारा हितेश जी। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे समीकरण हैं, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सरगुजा से चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा गया। जैसा कि अभी हम लगातार चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि जो बैकग्राउंड उनका रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद फिर अभी बीजेपी में है, और बीजेपी ने बहुत सोच समझकर उन्हें आज से मैदान में उतारा। रेणुका सिंह इससे पहले सरगुजा से सांसद थी, वर्तमान में विधायक हैं, और ऐसे में उनका सपोर्ट भी इन्हें मिलेगा, ये तय सी बात है। अब ये फिर से मैदान में है, तो ऐसे में पूरी जो 14 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जीते हुए हैं, ऐसे में उसका भी एक इन्हें फायदा मिल सकता है। तो बहुत सारे समीकरण है, और इन्हीं समीकरणों के आधार पर कुल मिलाकर 195 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कर दिया। सिर्फ 2 सांसद हैं, क्योंकि 11 में से 9 पर इस वक्त वर्तमान में बीजेपी के सांसद थे, जिसमें से 2 पर रिपीट किया गया है, बाकी नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह से एक एक सीट पर जहां पर संभागवार किस तरह से नाम उतारे गए हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस वक्त लगातार हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पहली जंबो सूची पर लोकसभा चुनाव से पहले 195 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, और इस पर बातचीत करने के लिए चूंकि मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर, सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और संवाददाताओं की पूरी फौज के जरिए आईबीसी 24 लगातार एक एक सीट पर मंथन अब कर रहा है कि जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, क्या रणनीति थी और किस रणनीति के साथ में इस मैदान में इन प्रत्याशियों को उतारा गया है, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। आप देख रहे हैं कि रायपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज लगातार बने हुए हैं, जितेंद्र धवाइत बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि बिलासपुर से अगर मैदान में उतारा गया है प्रत्याशी को, तो क्या रणनीति उनके साथ में थी। अभिषेक सोनी हमारे साथ में अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं, जगदलपुर से हमारे साथ में नरेश मिश्र लगातार बने हुए हैं, जिनके जरिए हम बात करेंगे कि महेश को यहां से अगर मैदान में उतारा गया, महेश कश्यप को, तो उसके पीछे क्या रणनीति थी। बहरहाल हम लगातार हमारे संवाददाताओं के जरिए जानने की समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ में वरुण सखा जी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। हम उन्हीं समीकरणों को जानने समझने की कोशिश और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने किस रणनीति के तहत इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बस्तर का रुख करते हैं, बस्तर से नरेश मिश्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नरेश, अभी चूंकि आप कुछ देर पहले महेश कश्यप से बात भी कर रहे थे और आपने सवाल भी उनसे पूछा कि धर्मांतरण के विषय पर जिस तरह से मुखरता से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाई है, क्या उसी का प्रतिसाद उन्हें मिला है, बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। अब चुनौती जाहिर तौर पर है, विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा था, क्या कुछ वो समीकरण जिसकी वजह से यहां पर इस चेहरे पर मोहर लगाई बीजेपी ने? जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर को लेकर अपना एजेंडा पूरी तरह से साफ रखा है और बिल्कुल नए चेहरे, एक तरह से पूर्व सरपंच रहे हैं कलचा क्षेत्र से, जगदलपुर विधानसभा अंतर्गत, और इनको एक नया चेहरे के तौर पर, एक युवा चेहरे के तौर पर उतारा है। लेकिन अगर आप देखें कि संघ के अनुषंगिक संगठन, चाहे आप विश्व हिंदू परिषद ले लीजिए या जनजाति सुरक्षा मंच देख लीजिए या SC/SC मोर्चा देख लीजिए, इन सभी जगहों पर एक लंबी सक्रियता महेश कश्यप की रही है। और ख़ास बात यह कि चाहे भोजराज नाग को देख लीजिए, जिनको कांकेर से प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये जो दोनों ही चेहरे हैं वे भारतीय जनता पार्टी के कोर आदिवासी हिंदू चेहरे हैं और धर्मांतरण विरोधी चेहरे हैं, जिन्होंने सिलसिलेवार विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, धर्मांतरण का विरोध किया था, और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को गैर हिंदू बनाने वाला जो ग्रुप है, आदिवासी समाज के अलग अलग संगठन है,
उनके खिलाफ मुखरता से ये लोग खड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा में जो करारी शिकस्त 2018 में हुई थी, उसके पीछे की जो अहम वजह थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने माना था कि संगठनात्मक तौर पर आदिवासियों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पैठ आदिवासी पार्टी के तौर पर नहीं है। उनके चेहरों ने वो प्रतिनिधित्व तैयार नहीं किया। एक हिंदूवादी जो छवि है उसको गहराई तक जो मतदाता आदिवासी वोटर तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं रही है। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहती और उस दौरान जब इस तरह का कोई प्रयोग किया जाता तो उसका करारा विरोध होता। तो इस बार 2018 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके का फायदा उठाया और धर्मांतरण जैसे मुद्दों के जरिए इन संगठनों को मजबूत तरीके से खड़ा करने के लिए कोशिश की और इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यही वजह है कि लोकसभा में इन चेहरों को मौका देकर इस आने वाले समय में हिंदू आदिवासी चेहरों को लेकर या जो आदिवासियों के हिंदू होने की बात है, धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे हैं, बस्तर में नक्सलवाद का जो विरोध है, ऐसे चेहरों को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो उसका जो कोर एजेंडा है उससे बाहर पार्टी नहीं जाएगी और संगठन में भी उन्हीं चेहरों को प्राथमिकता और मौका दिया जाएगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड या एक तरह से इन मुद्दों को लेकर, इन एजेंडों पर भारतीय जनता पार्टी के काम करेंगे और जो आदिवासियों के बीच में संगठन की कमी थी उस कमी को पूरा करेंगे। तो ये एक बड़ा संगठन बनेगा अगर इन ये चेहरे बेहतर नतीजे दे पाते हैं। तो महेश कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर से मैदान में उतारा और क्या कुछ समीकरण थे जिसको लेकर हमने वरुण जी से भी चर्चा की और नरेश भी बता रहे हैं कि धर्मांतरण एक प्रमुख मुद्दा रहा है। विधानसभा के चुनाव के पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाती रही और इस धर्मांतरण के मुद्दे को बड़ी जोर शोर से वहां पर महेश कश्यप उठाते रहे हैं और यही वजह है कि उनकी दावेदारी को बहुत मजबूती से यहां पर पार्टी ने देखा और एक नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें मैदान में यहां पर उतारा है, जिसमें पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और पार्टी में संगठन में भी कई अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण संभाग है मध्य प्रदेश का, उसका रुख करते हैं। नासिर गौरी हमारे साथ में बने हुए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर में जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से या गुना शिवपुरी से मैदान में उतरेंगे, आखिरकार आज सूची सामने आ गई है और गुना से सिंधिया मैदान में उतरेंगे ये भी तय हो गया। उसके अलावा संभाग की कई और महत्वपूर्ण सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दर्शकों को जरा बताइए क्या कुछ समीकरण और क्या कुछ जो चीजें थी जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन उम्मीदवारों पर अपनी मोहर लगाई है। नासिर, देखिए, सबसे पहले अहम और ये बात जरूरी है क्योंकि IBC 24 हमेशा ये कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मेन डोर से एंट्री करना चाहते हैं। उनकी जो एंट्री थी वो बैकडोर से थी और किसी भी राजनेता को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है तो उसको मेन डोर से एंट्री करना होती है, अपने बताना होता है कि मेरा वर्चस्व। हालांकि उस समय 2019 में वो लहर थी जब वो हार गए थे और ऐसे व्यक्ति से हारे थे जो उनका कार्यकर्ता रहा, जो कभी उनकी सेल्फी खींचा करता था, यानी कि KP यादव, उनसे हार गए थे। लेकिन अब हालात देखिए कि उस KP यादव मौजूदा सांसद हैं गुना से, उनका टिकट काट दिया जाता है और फिर उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है। 4 दिन पहले KP यादव से IBC 24 यानी मैंने खुद ने बात करी थी तो उन्होंने अपना रिव्यू बनाया था कि वो देश के जो सांसद हैं उनमें टॉप 60 में आते हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के सांसदों में उनका गिनती होती है परफॉर्मेंस के नाम पर और यंगर्स की अगर बात की जाए तो 25वें सांसदों के तौर पर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपना रिव्यू देते थे और हालात ये थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल रही थी। गुना में पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन था, पता चला कि सिंधिया जी उद्घाटन करने आ रहे, आनंद फानन में KP यादव पहुंचते वो उद्घाटन कराते। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सफल हुए हैं। गुना और ग्वालियर से उनकी चर्चा चल रही थी लेकिन गुना से उनका नाम फाइनल हो गया है। तो उनके लिए अब सबसे अहम और ये बात है कि KP यादव को मैनेज वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी भी जिस तरह से मैंने जो जिक्र किया लगभग जो वजह उनके सिंधिया जी के जो हारने के पीछे थी वो ये थी कि यादव कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई थी लगातार जिस तरह से, तो वो 2019 का चुनाव हार गए थे। लेकिन अब किस तरह से वो समन्वय बैठा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है पार्टी ने। वो 2 बार के विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, लेकिन मंत्री रहते हुए वो इस विधानसभा चुनाव में हार गए थे। लेकिन OBC का एक बड़ा चेहरा है, किसान के बेटे हैं और एक लंबे समय से यहाँ पर लगे हुए और OBC वोटर्स है वो ग्वालियर लोकसभा सीट में उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि एक आंकड़े के मुताबिक 65% OBC है और कुशवाहा बाहुल है। तो ऐसे में उन पर भरोसा जताया गया। संध्या राय भिंड से है, उन पर भरोसा जताया। एक साफ
मृदुभाष्य और मृदुभाषी महिला है, उन पर फिर से उनका रिपीट किया गया, मौजूदा सांसद है। इसके साथ ही शिवमंगल सिंह तोमर, ये नरेंद्र सिंह तोमर के गुट के हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी इनको एक टिकट दिलाने में सफलता उनको हासिल हुई है। और भारत सिंह कुशवाहा का जिनका जिक्र कर रहा था, वो भी नरेंद्र सिंह तोमर के ग्रुप के हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर अपने 2 लोगों को टिकट, लोकसभा का टिकट दिलाने में कामयाब हुए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को इस बार टिकट मिल सकता है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे और पार्टी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 1 ऐसी की, लेकिन 3 सीटों में से कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके उनको मैदान में उतार सकती है। लेकिन इस बार उनको निराशा हाथ लगी है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वहां से उतार दिए गए हैं प्रत्याशी। लेकिन सबसे अहम जो सीटें हैं ग्वालियर और गुना सीटें हैं, जिस पर सबकी निगाह रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंज भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को है, क्योंकि वही परिस्थितियां फिर से खड़ी हो सकती है जो 2019 में, क्योंकि जब केपी यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर 1.5 लाख वोटों से ज्यादा का हार का सामना केपी यादव से उनको करना पड़ा। चलिए, तो कुल मिलाकर दिलचस्प रहेगा ये आप भी बता रहे हैं। और केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला मौका होगा उनकी राजनीति में आने के बाद कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, चूंकि इस सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं। पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा और हारे थे केपी यादव से, जो इस वक्त दावेदारी इस सीट से भी कर रहे थे कि जितनी पिछली बार उन्होंने चुनाव जीता था उससे दोगुनी ज्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीतेंगे। लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। अब उनका क्या रिएक्शन रहता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए हम बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, थवाइत जानना चाहेंगे आपसे, तोखन साहू के नाम पर मुहर लग गई है। दावेदार कई सारे थे, कई सारे नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। ओबीसी वर्ग का एक प्रमुख चेहरा अरुण साव, यहां से इससे पहले सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उसके बाद में वो अभी डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब उनके ही इलाके से एक चेहरे को यहां से मैदान में उतारा है। क्या मैसेज देने की कोशिश और क्या रणनीति, जितेंद्र? बिल्कुल हितेश जी, देखिए बीजेपी ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पुरानी रणनीति पर ही यहां पर अपने प्रत्याशी को फिर से मैदान में उतारा है। तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। दरअसल बिलासपुर लोकसभा का जो सियासी इतिहास रहा है, ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो मुंगेली जिले से ही यहां पर उतारे जाते रहे। और भाजपा की अगर हम बात करें तो 2009 का अगर चुनाव छोड़ दें स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के अलावा, तो चाहे वो पुन्नूलाल मोहले हो, लखनलाल साहू, अरुण साव हो, ये मुंगेली जिले से हैं और मुंगेली जिले से ही भाजपा अपने प्रत्याशी उतारती आई है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मुंगेली लोरमी जिले से ही अगर कहें तो यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है। और खास तौर पर अगर बात करें तो भाजपा की जो रणनीति इसके पीछे है, क्योंकि बिलासपुर लोकसभा में ओबीसी फैक्टर बहुत मायने रखता है। साहू समाज की यहां पर बहुलता है। ओबीसी फैक्टर अगर हम बात करें तो चाहे वो साहू समाज हो, कुर्मी समाज हो, इसके अलावा यादव समाज का भी यहां पर बहुत ज्यादा दखल है। और लगातार हमने ये देखा है, चाहे वो लखनलाल साहू हो, अरुण साव हो, ये साहू समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में इस फैक्टर को देखते हुए यहां पर तोखन साहू को एक बड़ी जिम्मेदारी अगर कहें यहां पर प्रत्याशी के तौर पर दी गई है। और पिछला इतिहास भी रहा है, क्योंकि मुंगेली और लोरमी यहां से भाजपा हमेशा लीड करती आई है। और इस बार भी भाजपा की यही रणनीति है तोखन साहू को उतारने के साथ कि मुंगेली लोरमी का जो प्रभाव है वो इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में आए। हालांकि हमने देखा है पिछले बार अरुण साव यहां पर सांसद थे। ये जरूर था कि सांसद रहते ही उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद वो विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और वर्तमान में लोरमी विधानसभा से भी वो विधायक भी हैं। और लोरमी विधानसभा से ही अगर हम बात करें तो तोखन साहू अभी जिस तरह से 2000 चुनाव जो विधानसभा के हुए हैं उसमें वो भी प्रत्याशी के तौर पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहां पर से अरुण साहू को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि तोखन साहू का क्षेत्र में प्रभाव बेहतर है। वो पहले भी 2013 में यहां से विधायक चुनकर आए हैं। ये जरूर है कि 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। मिलाकर जिस तरह से जितेंद्र भी पूरे तमाम अलग अलग समीकरणों को बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी इनकी थी लोरमी सीट से, लेकिन लोरमी सीट से अरुण साव को मैदान में उतारा, लिहाजा अब उन्हें कंपनसेट एक तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि लोकसभा चुनाव का टिकट उन्हें दिया गया है और कई सारे समीकरण हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये सीट जो है बड़ी हाई प्रोफाइल रही है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ अगर इसे कहें तो गलत नहीं, क्योंकि लंबे समय से चुनाव यहां पर बीजेपी जीतती आ रही है। निहारिका का रुख कर देते हैं। निहारिका इस वक्त हमारे साथ में इंदौर से जुड़ रही हैं। निहारिका, इंदौर के साथ साथ झाबुआ और उज्जैन, इस पूरे संभाग की ये 3 महत्वपूर्ण सीटें
जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि अब इस पर किस अगली सूची में या फिर जिसमें भी हो इनका नाम कब होता है। लेकिन जो मंदसौर में, देवास में, रतलाम में और खंडवा में नाम का ऐलान हुआ है, किस तरह से देखा जाए इसे, निहारिका? जी देखिए हितेश जी, मैं आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ की करीब 8 सीटें जो है वो लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में 5 सीटों पर नाम जो है वो ऐलान हो चुके हैं। 5 सीटों में से सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 4 सीटों के वो नाम हैं जो रिपीट किए गए हैं। एक सीट यानी कि रतलाम की जो सीट है उसमें अनीता चौहान को सीट दी गई है, जिसके चलते एक महिला का नाम जो है वो सामने आया है, इनको नई सीट दी गई है। इससे पहले अगर देखें तो गुमान सिंह जो है वो वहाँ पर दावेदार थे, वो वहाँ पर सांसद थे और ऐसे में उनकी टिकट जो है वो काटकर दी गई है, अनीता जी को दी गई है। अगर हम स्पेसिफिकली इंदौर की बात करें तो इंदौर में वर्तमान के जो विधायक है वो है शंकर लालवानी और उनकी जो टिकट थी वो काटकर दी गई थी, यानी कि उनकी जो टिकट थी वो सुमित्रा महाजन जी हमारी लोकसभा स्पीकर थी पूर्व में, उनकी टिकट काटकर इन्हें दी गई थी। और ऐसे में अब शंकर लालवानी जी जो है उन्हें भी टिकट मिल रही है या नहीं, ये भी बड़ी असमंजस की बात है, क्योंकि फिलहाल इंदौर, धार, उज्जैन के साथ ही झाबुआ का नाम जो है वो होल्ड पर कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सभी लोगों का जो नतीजा है वो क्या आना है, सभी टिकट्स का नतीजा जो है वो क्या आना है, उसके ऊपर सभी लोगों का फोकस है। लेकिन अगर बात की जाए मंदसौर, रतलाम और खरगोन की, तो ये सारी वो सीटें हैं जिन पे सबसे ज्यादा वोटों के साथ यही प्रत्याशी जो है वो जीते थे। ऐसे में भाजपा का जैसा फोकस है 400 पर 400 सीटें, तो इन्होंने वापस से उन्हीं लोगों को खड़ा किया है ताकि वो बड़े जो वोट है वो लेकर आ सके, ज्यादा वोट लेकर आ सके और ऐसे में जीत जो है वो दर्ज कर सके। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक नारे के साथ चल रही है, जिसका निहारिका भी जिक्र कर रही है कि इस बार 400 पार एनडीए गठबंधन के लिए और 370 जो है वो सीट अपने लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। और एक आखिर में वरुण जी, चूंकि समय की मेरे पास में कमी है, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति कि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उसके पहले अभी टिकटों का ऐलान कर देना, 195 सीटों की एक जंबो सूची पहले ही इस लिस्ट में जारी कर दी गई है, महिलाओं को भी इसमें तवज्जो दी गई है, ओबीसी फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है, इसको किस तरह से व्याख्या करेंगे? देखिए ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक इनका जो स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रेंड देखा 2023 में टेस्टिफाइड फार्मूला था, 60 सीटें घोषित की गई थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाकर, जिनमें से ज्यादातर सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही, छत्तीसगढ़ में भी कामयाब रही है। एक तो पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये है कि आचार संहिता आने ही वाली है, किसी भी समय आचार संहिता का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, अपने हिसाब से चल रही है। और इधर इंडिया गठबंधन जो है उसमें अभी सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम सारी अभी उलझने बाकी हैं और इन उलझनों का, इस उहापोह का भाजपा जो है फायदा उठाना चाहती है। एज पॉसिबल एज 10 मार्च तक या और पहले भी आचार संहिता आ सकती है। पहला इसका टेक अवे ये है। दूसरा टेक अवे ये है कि भाजपा ये मान चुकी है कि जो विपक्षी हैं या जो कांग्रेस है वो तैयारी के मामले में उनसे आगे नहीं है और उनके हिसाब से टिकटें हमको नहीं देना है। उन्होंने तय कर लिया है भाजपा ने कि वो अपने हिसाब से ही जो है सारी राजनीतिक एजेंडे को सेट करेगी। हितेश, जिसमें 2 टेक अवे तो ये हैं। तीसरा जो आपने ओबीसी का पूछा था, आप कॉम्बिनेशन देखेंगे जो 195 सीटें आई हैं उनमें से 47 ऐसे लोग हैं जो बिलो 50 ईयर्स के हैं और 27 एससी सीटें हैं, 18 एसटी सीटें हैं, ओबीसी के 57 लोगों को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो इसका मतलब ये है कि जनरल के 93 लोगों को भी मैदान में उतारा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन पूरे देश के अंदर बनाने की कोशिश की है और एक बहुत ही चतुराई से ऐसी बुनावट, ऐसी कसावट की है जिसका परसेप्शन लेवल पर तो और जो आपने जो 3 टेक अवे बताए हैं, उस 3 टेक अवे में जो दूसरा टेक अवे वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडी गठबंधन इस वक्त आकार ले रहा है। आकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अब तक बात ही हो रही है। तो जहां विपक्षी दल एक गठबंधन के नीचे, एक छाते के नीचे आकर अभी सिर्फ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ही तय कर रहे हैं कि कहां किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने कई कदम आगे निकलकर पहले सूची जारी कर दी है। 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 24 और छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इससे अब विपक्षी दलों के ऊपर प्रेशर हो गया है कि वो भी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान करें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। थोड़ी देर बाद सरकार में मुलाकात होती है। नमस्कार।